नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी श्रद्धाएं में व्यस्त होंगे। हम हमारी कक्षाओं को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने पर्वतों और मरुस्थलों के बारे में जान लिया। आज हम जानेंगे नदियों के, कहाँ से नदियाँ उद्गम होती हैं, किस देश के अंदर प्रवाहित होती हैं, उनका अन्य क्या नाम है और कौन से प्रपात जलप्रपात उस पर देखने को मिलते हैं, और भी जो इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं उनके संबंध में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियों के संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। कौन सी नदी की स्थिति कहाँ पर है और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, आज उसके संदर्भ में आज हम पूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नाम आता है नील नदी का। किसका? नील नदी का, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं, एक और है जल बहाव की दृष्टि से, जल बहाव या अपवाह क्षेत्र के आधार पर तो कौन सी है? तो है वो हमारी अमेजन। कौन सी है? अमेजन। अमेजन से एक और फैक्ट बनता है कि ये भूमध्य सागरीय जो शैलवास वन है, भूमध्य सागरीय शैलवास वनों में होके जाती है। यहाँ पर हमें सर्पों की जो खतरनाक प्रजाति है एनाकोंडा, तो एनाकोंडा कहाँ देखने को मिलता है? भूमध्य सागरीय जो अमेजन वर्षा वन है, जो शैलवास वर्षा वन है, उसके अंदर देखने को मिलता है खतरनाक प्रजाति। कौन सी? एनाकोंडा। तो आज हम इन्हीं नदियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे और भी महत्वपूर्ण नदियाँ सभी महाद्वीपों की चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आज की हम क्लास का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया की नदियाँ। कौन सी नदियाँ? एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं हम दजला और फरात की। किसकी? दजला और फरात की। ये इराक की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है पोंटिक पर्वत श्रेणी से। और ये आती है हमारी किससे? तो ये आती है टॉरस से, टॉरस पर्वत श्रेणी से। तो इनका उद्गम होता है टॉरस और पोंटिक पर्वत श्रेणी से। किसका? दजला और फरात का। ये आगे आके जुड़ जाती हैं। किसकी नदियाँ हैं? इराक की नदियाँ हैं। इन पर एक सभ्यता देखने को मिलती है इजिप्ट में, मिस्र में। मिस्र के अंदर कौन सी देखने को मिलती है? मेसोपोटामिया की। कौन सी? पूछा जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों पर है, तो वो है दजला और फरात। कौन सी? दजला और फरात नदियों पर किसकी सभ्यता देखने को मिलती है? तो हमें ये सभ्यता देखने को मिलती है मेसोपोटामिया की। किसकी? मेसोपोटामिया की। आगे बात करें हम सिंधु नदी का, तो ये यहाँ पर तिब्बत के पठारों से ये भारत, पहले तिब्बत के पठार चीन में, उसके बाद में भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान से आती हुई कहाँ पर आ जाती है? तो ये हमारा अरब सागर में विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में आकर के मिल जाती है। कौन सी? सिंधु नदी। तो ये तिब्बत के पठार से उद्गम होकर के भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यहीं से एक और नदी निकलती है जो बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में और भारत में बहते हुए ये बांग्लादेश से कहाँ पर आ जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। इसको जानते हैं हम ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ से एक और नदी इसी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती है, मिकांग नदी, जो कि यहाँ से बहती हुई हमारी भारत और म्यांमार में प्रवाहित होती है। तो ये म्यांमार की क्या है? महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है। कौन सी? मिकांग नदी। आगे बात करते हैं हम एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में, तो ये है यांगटीसी क्यांग।
कौन सी? यांग टीशिकांग। यांग टीशिकांग से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांग टीशिकांग। कौन सी? यांग टीशिकांग। ये एशिया की सबसे लंबी नदी गिनी जाती है। दूसरी, ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये चीन के अंदर, चीन से होते हुए ये हमारे पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है। यहाँ बयान हर की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है। यांग टीशी का उद्गम पूछ लेता है कभी, तो कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है जरी की पहाड़ी से। किसकी पहाड़ी से? जरी की पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है हमारी यांग टीशिकांग का। किसका? यांग टीशिकांग नदी का उद्गम होता है किससे? जरी की पहाड़ी से। और जरी की पहाड़ी कहाँ है? तो चाइना के अंदर स्थित है। बात करें यहाँ पर एक और पहाड़ी देखने को मिलती है, वो है बयान हर की पहाड़ी। बयान हर की पहाड़ी से हवांगू नदी को, इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पीली नदी कहते हैं क्योंकि ये चाइना का जो लाओस पठारी क्षेत्र है उससे प्रभावित होती है और ये अपने साथ में पीली मिट्टी उठा करके ले आती है। पीली मिट्टी उठा के लाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? पीली नदी। यानी इसका जल कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, इसलिए पीली नदी कहते हैं। एक और फैक्ट बनता है चीन का शोक। तो जो हवांगो नदी है, हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक। क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक बाढ़ अपने साथ लाती है। क्या करती है? जो बाढ़ें हैं सर्वाधिक बाढ़ लाने का काम करती है। इस वजह से इसे चीन का शोक कह दिया जाता है, क्योंकि चीन में भारी उत्पात मचाने का जो कार्य करती है तो वो कौन सी करती है? तो वो करती है हमारी हवांगो या पीली नदी। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब एक एक नदी को और अच्छे से पढ़ देते हैं। ईरान में एक नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है कारून। कौन सी? तो कारून नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ईरान में। ठीक है, याद रखना, कारून नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ईरान के अंदर प्रवाहित होती है। और ईरान की क्या है? ये प्रमुख नदी है, मोस्ट है। किसकी? ईरान की। पूछ ले जाए कारून नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो ईरान की। कैसे याद रखेंगे? कारून, तो ईरान, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कारून ईरान। ठीक है, अब बात करते हैं दजला की। ये इराक में प्रवाहित होती है। अभी देखा था हमने पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणी। ये फारस की खाड़ी में विलय होती है। कौन सी? दजला आई है, ये फारस की खाड़ी। ठीक है, बगदाद राजधानी, इस पर एक राजधानी स्थित है, बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद किसकी राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? तो वो है हमारी इराक की। किसकी? इराक की कैपिटल कहीं स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है दजला नदी पर। तुर्की के पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों से इसका उद्गम होता है। जो तुर्की के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश हैं उससे इसका उद्गम माना जाता है। बात करें फरात की, तो इसे हम पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। पोंटिक और टॉरस। बात करें किसकी? फरात की, तो ये कौन सी नदी थी? तो ये नदी थी हमारी दजला। कौन सी? इसको या तो यह कह दो पोंटिक पर्वत श्रेणी से निकलती है, या फिर ये बोल दो जो तुर्की के पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है उससे निकलती है, पूर्वी तुर्की से। ठीक है, इसका उद्गम होता है फारस की खाड़ी में, ये विलय हो जाती है। इस पर बगदाद जो इराक की राजधानी है वो स्थित है। अब बात करते हैं हम फारस की। किसकी? सॉरी, फरात की। दजला फरात पर है, तुर्की की पूर्वी पहाड़ी से उद्गम होता है और फिर ये फारस की खाड़ी में, ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाती है। और बसरा शहर स्थित है। इस पर कौन सा शहर है? उस पर तो बगदाद और इस पर है बसरा। ठीक है, कौन सा? बसरा। तो बसरा किस पर स्थित है? तो बसरा स्थित है हमारा फरात पर।
आगे बात करें हम, हो गई है हमारी दजला और फरात, ठीक है। इराक की नदी से, इराक की प्रमुख नदी है, फारस की खाड़ी में विलय होता है। इराक की कैपिटल बगदाद इस पर स्थित है। तुर्की की पूर्वी पहाड़ी प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फरात की बात करें तो वही तुर्की का पूर्वी पहाड़ी प्रदेश से उद्गम होता है, फारस की खाड़ी में विलय होता है और बसरा नामक शहर इस पर स्थित है, ठीक है। ऐसे आप बना के भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। जॉर्डन, जॉर्डन है इज़राइल की नदी और ये मृत सागर में विलय होती है। जॉर्डन कहाँ की है, फिर वही सेटर बनाएंगे हम। ये डेड सी है, यानी मृत सागर। तो ये कौन सी नदी है, तो जॉर्डन नदी है। और जॉर्डन कहाँ की नदी है, तो इज़राइल की, इज़राइल की प्रमुख नदी है। कौन सी, जॉर्डन की। ये कहाँ पे आके विलय हो जाती है, तो डेड सी में यानी मृत सागर में आकर के विलय हो जाती है। अब है सरदरिया, सरदरिया कजाकिस्तान के दक्षिण भाग में बह करके मृत सागर में मिल जाती है। तजाकिस्तान का जो दक्षिण क्षेत्र है, तजाकिस्तान के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होकर के ये डेड सी में मिल जाती है, ठीक है, डेड सी में मिल जाती है, ठीक है। ये भी डेड सी में मिल रही जॉर्डन, और सरदरिया भी किस में मिलती है, डेड सी में। अब बात करते हैं यूराल, और यूराल को आप सभी जानते होंगे एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी, यूराल। जैसे ये हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने यूराल पर्वत, इधर वाला पार्ट तो एशिया और ये वाला पार्ट यूरोप। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, यूराल पर्वत। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है, यूराल नदी। कौन सी नदी, यूराल। यूराल पर्वत भी है और यूराल नदी भी है। ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यूराल पर्वत से, ठीक है। तो ये भी क्या कर रही है, एशिया और यूरोप का अलग करने का काम कर रही है। आगे चलते हैं। हाँ, इसके विलय की ओर बात कर लेते हैं। तो ये कैस्पियन सागर में, ये कैस्पियन सागर इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन सागर नहीं होकर के ये एक झील है। विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक झीलों में गिनी जाती है, ठीक है, कैस्पियन सागर। लैंडलॉक कंट्री की बात करते हैं तो तजाकिस्तान, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। कौन सी है, तो ठीक है। आगे हवांगो या पीली नदी। कौन सी, हवांगो या पीली नदी। ये कहाँ पे बहती है, तो हमने देख लिया था, ये हमारा चीन है, ठीक है। हवांगो या पीली नदी चीन में बहती है, ठीक है। लाओस से पठार में लाल मिट्टी लेकर के जाती है। ये लाओस का पठार है, लाओस से पठार। इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है। तो अपने साथ में ये क्या ले जाती है, पीली मिट्टी लेकर के जाती है। और ये जो चीन की दीवार है, चीन की दीवार है, उसको भी पार करती है। चीन को दीवार को क्या करती है, चीन की दीवार को भी पार करती है। तो वापस लाओस से पठार लाल मिट्टी को अपने साथ लेकर के जाती है, और ये चीन की दीवार जो बनी हुई है उसको भी पार करने का काम करती है। कौन सी नदी, तो वो है हवांगो या पीली नदी। इसके बारे में बता दिया, ये चीन का शोक कहलाती है। क्या कहलाती है, चीन का शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में भारी तबाही करती है। अब भारी तबाही जब करेगी, जब इसके अंदर भारी जल आएगा। भारी जल आएगा तो कैसी स्थिति बन जाएगी, बाढ़ की। किसकी, और जब बाढ़ की स्थिति बनेगी तो लोगों को जन धन का नुकसान होगा। तो याद रखना, ये चीन में प्रवाहित होती है, ये लाओस के पठार से गुजरती है और अपने साथ में पीली मिट्टी ले जाती है। तो इस वजह से इसका नाम पीली नदी पड़ जाता है। इसमें अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक भारी तबाही होने के कारण इसे चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, हवांगो या पीली नदी को। अब बात करते हैं यांगटीसी क्यांग की। किसकी, यांगटीसी क्यांग की। बात करें, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी कहाँ बहती है, तो ये भी चीन के अंदर
बहती है। कौन सी? यांगटीसी क्यांग। इसकी लंबाई की बात करें, क्योंकि एशिया की है तो लंबाई कभी पूछ लेता है, तो 3, 5, 7, 3, 5, 7 मत कर, ठीक है ना। तो 5,557 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो ये है यांगटीसी क्यांग। चीन के मध्य भाग में, चीन के बिल्कुल मध्य भाग में प्रवाहित होती है। पूर्वी चीन सागर में आकर के ये विलुप्त हो जाती है और नानकिन शहर स्थित है इस पर। एक नानकिन शहर है, किस नदी पर है? तो वो यांगटीसी क्यांग पर है। किस नदी पर है? यांगटीसी क्यांग पर है। आगे बात करते हैं सीकांग नदी। सीकांग भी कहाँ की है? तो चाइना की नदी है। इसका पठार यूनान के पठार से उद्गम होती है। किसके पठार से? यूनान के पठार से। यूनान पठार से प्रवाहित होकर के जो चीन है उसके दक्षिणी भाग में विलुप्त होती है, ठीक है। ये चावल की कृषि के लिए प्रयुक्त है, या चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? सीकांग नदी। वापिस सीकांग नदी यूनान पठार से उद्गम होता है, दक्षिणी चीन सागर में आकर के विलय हो जाता है और चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आमूर नदी की। किसकी? आमूर नदी की। चीन और रूस की सीमा पर, मंगोल, चीन और ये हमारा रसिया, तो इनकी सीमा पर बहती है कौन सी नदी? तो वो बहती है आमूर नदी। कौन सी नदी? आमूर नदी। ये प्रशांत महासागर में आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? तो आमूर नदी चीन और रूस की सीमा पर प्रवाहित होती है और प्रशांत महासागर में आकर के विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। याद रखना, सीकांग चावल के लिए प्रसिद्ध है। यांगटीसी क्यांग ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बात करें आमूर, तो ये रूस और किसकी सीमा पर प्रवाहित होती है? तो ये चीन की सीमा पर प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं हम। आगे है सिनानो। कौन सी? सिनानो। सिनानो जापान की सबसे लंबी नदी है। सिनानो है, ये किसकी नदी है? तो ये जापान की लंबी नदी है। यालू उत्तर कोरिया की नदी है। यहाँ पे हमें जापान देखने को मिलता है, ठीक है, जापान देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यालू। कौन सी? यालू नदी। और दक्षिण कोरिया की सबसे लंबी नदी है हान नदी। कौन सी नदी? हान नदी। तो हान नदी किसकी है? दक्षिण कोरिया की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, हान नदी पर सियाल जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियाल जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, याद रखना दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है सियाल। कौन सी? सियाल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियाल किस पर स्थित है? तो वो हान नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिनानो। सिनानो जापान की सबसे लंबी नदी है। यालू उत्तर कोरिया की सबसे लंबी नदी है। हान नदी की बात करें तो दक्षिण कोरिया की सबसे लंबी नदी है और सियाल जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है वो उस पर स्थित है। आगे चलते हैं हम मिकांग नदी के पर। कौन सी? मिकांग नदी। मिकांग नदी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब कहलाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब कहलाती है। तिब्बत के पठार से निकलकर, ये बात की थी हमने मिकांग नदी की, तो ये हमारे कौन सा पठार होगा? तिब्बत का पठार, ठीक है। यहाँ से ये हमारी इंडिया की बाउंड्री और ये म्यांमार की, इधर लाओस से वियतनाम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। 2 बार बनाओ इसको। तो हम बात कर रहे हैं मिकांग नदी का। किसका? मिकांग नदी की। तो हमने बात की थी कि ये तिब्बत के पठार, जो ये हमारा चाइना, ठीक है, ये हमारा इधर इंडिया, ठीक है, और ये वियतनाम, सॉरी म्यांमार, म्यांमार के नीचे ये क्षेत्र वियतनाम लाओस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तिब्बत का पठार है। किसका पठार है? तिब्बत के पठार से उद्गम होकर के ये प्रवाहित होती हुई
और ये म्यांमार में हो तो ये लाओस से वियतनाम में होकर के गुजर जाती है। तो ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया की, ये हमारा दक्षिण और ये पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की डेनव्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? डेनव्यू नदी कहलाती है। वापस इसमें लाओस से म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया की राजधानी है नोमपेहन, ठीक है। और लाओस से की राजधानी है वियतनाम, ठीक है। कौन सी? वियतनाम की राजधानी है लाओस से, ठीक है। आगे कंबोडिया नदी, इसकी सहायक नदी है कौन सी? कंबोडिया। वापस याद रखेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहलाती है। यहाँ से प्रभावित होने के बाद में म्यांमार के बाद में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और जो हमारा लाओस से और नोमपेन शहर जो इस पर स्थित होते हैं। और इसकी सहायक नदी है वो है कंबोडिया नदी। इस पर दो राजधानी आती हैं, कंबोडिया की नोमपेन और वियतनाम की लाओस से, ठीक है। तो दो राजधानियाँ इस पर स्थित हैं, कौन सी पर? मेकांग नदी पर। आगे बात करते हैं लाल या सांगकोई नदी। ये वियतनाम के पूर्व में प्रवाहित होती है और इस पर हनोई शहर स्थित है। ये जैसे कि हमने वियतनाम मान लिया, तो वियतनाम के पूर्व में प्रवाहित होती है कौन सी? लाल या सांगकोई। लाल या सांगकोई कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये वियतनाम के पूर्व में प्रवाहित होती है। इस पर हनोई शहर स्थित है, कौन सा? हनोई शहर स्थित है, ठीक है। आगे सालबिन नदी, सालबिन जो कि म्यांमार की नदी है, अफीम के लिए प्रसिद्ध है और सुनहरी त्रिभुज के नाम से इसे जाना जाता है। वापिस लाल या सांगकोई नदी वियतनाम के पूर्व में प्रवाहित होती है, हनोई शहर स्थित है। सालबिन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, सुनहरी त्रिभुज इस पर आता है। आगे बात करते हैं हम और नदियों की। तो इरावती ये म्यांमार की नदी है और मांडले स्थित है। म्यांमार की नदी है और मांडले जो क्षेत्र है, मांडले जो शहर है वो इस पर स्थित है। रंगून, ठीक है, म्यांमार की नदी। इरावती भी कहाँ की है? म्यांमार की। रंगून भी कहाँ की है? म्यांमार की। राजधानी है म्यांमार की रंगून, कौन सी? यंगून, रंगून, ठीक है। तो यंगून नहीं है, रंगून है, ठीक है। वापस चाओ फोरिया कहाँ की? थाईलैंड की। बैंकॉक स्थित है, जो थाईलैंड का शहर है बैंकॉक, जो कौन सी नदी पर स्थित है? तो चाओ फोरिया पर। कौन सी पर? चाओ फोरिया पर स्थित है, जो कि किसका? थाईलैंड का शहर है बैंकॉक। और थाईलैंड की राइन के नाम से जाना जाता है, किसको? तो वो जाना जाता है चाओ फोरिया को। वापस इरावती म्यांमार की नदी है, मांडले स्थित है। मांडले क्षेत्र या मांडले प्रदेश यहाँ पर स्थित है। रंगून म्यांमार की नदी है और रंगून जो म्यांमार की राजधानी है रंगून, वो इस पर स्थित है। चाओ फोरिया ये थाईलैंड की नदी है और बैंकॉक शहर स्थित है। थाईलैंड की राइन के नाम से जाना जाता है। राइन नदी की बात करें तो ये कहाँ की है? जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है, जो कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, कौन सी नदी? राइन नदी, ठीक है। तो याद रखना राइन नदी क्या है? जर्मनी में प्रवाहित होती है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। आगे बात करते हैं मीनाम कहाँ की है? थाईलैंड की। वापस मामबेरामो ये है इंडोनेशिया की। ओब नदी रूस की है, अल्ताई पर्वत से इसका उद्गम होता है। अल्ताई का जो पर्वत है इससे उद्गम होता है किसका? ओब का। तो ओब याद रखना कहाँ की है? तो ओब है ये रसिया की है। कहाँ की है? रसिया की। वापस अल्ताई पर्वत। महाबेली गंगा, तो महाबेली गंगा कहाँ पर है? ये हमारे भारत के नीचे जो श्रीलंका है उसके अंदर प्रवाहित होती है, कौन सी? महाबेली गंगा। महाबेली गंगा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये श्रीलंका में। ब्रह्मपुत्र, कौन सी? ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठारी क्षेत्र में उद्गम होता है और भारत के बाद बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है उसमें प्रवाहित होता है और फिर क्या है? भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये भारत में बहने के बाद में क्या चला जाती है? जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इसके पास में
सॉरी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। वापस से ठीक है, यहाँ से ये तिब्बत के पठार से आते हुए भारत में बहने के बाद ये कहाँ चली जाती है, तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तिब्बत के पठार से इसका उद्गम हो जाता है, भारत में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अब है सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात कर ली, बोकर व होमनस से इसका उद्गम होता है। ये इंडिया के लद्दाख से बहती हुई जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर प्रवाहित होती है और लास्ट में कहाँ चली जाती है, तो अरब सागर के अंदर चली जाती है। इस पर लेह व कराची स्थित हैं। लेह लद्दाख और कराची जो पाकिस्तान का शहर है वो इस पर स्थित है। ठीक है, वापस सिंधु नदी बोकर व हिमनस से ये प्रवाहित होती है और ये इंडिया के लद्दाख क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद में पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और अंततः जाकर के ये अरब सागर में मिल जाती है, जिस पर लेह और कराची शहर स्थित हैं। आगे बात करते हैं सतलज की। तो ये राक्षस झील से इसका उद्गम होता है। ये हरियाणा पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये हरियाणा के बाद में कहाँ चली जाती है, तो ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। वापस राक्षस झील से उद्गम होता है, ये हरियाणा और पंजाब में बहने के बाद में ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। कौन सी नदी, तो वो है सतलज नदी। तो ये तो थी एशिया की। वापस रिवाइज कर लेते हैं एशिया की, फिर बाद में एक साथ और कर लेंगे सारी नदियों को। ठीक है, तो हम एशिया की नदियों में ये मेकांग के बारे में जान रहे थे। किसके बारे में जान रहे थे, मेकांग नदी के बारे में। मेकांग नदी के उद्गम स्थल पूछा जाता है तो जरी की पहाड़ी चाइना से होता है और यह हमारे लाओस से वाले क्षेत्र में वियतनाम में प्रवाहित होने के बाद में जो हमारा पूर्वी चीन सागर है उसके अंदर आकर के सम्मिलित हो जाती है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नदी यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग क्या है, ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में शामिल है। या एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो कौन सी है, तो वो है यांगटीसी क्यांग। तो ये हमने जो हमारे एशिया महाद्वीप की नदियाँ थी वो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जाना। एक हवांगो को याद रखना, क्योंकि हवांगो को चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ देखने को मिलती है और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हमारा लाओस का पठार है उससे ये क्या करता है, तो ये अपने साथ में पीली मिट्टी कर लेकर आता है। इस वजह से इसे क्या कह देते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे चीन के शोक के नाम से या पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अफ्रीका की नदियों में कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे हम, अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका के अंदर हमें एक तो कांगो या जायरो नदी, एक लिम्पोपो नदी और एक नाइजर नदी, इन 3 नदियों को विशेष पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने कौन सी पढ़नी है, पहली पढ़नी है हमें कांगो या जायरो नदी। कौन सी नदी पढ़नी है, कांगो या जायरो नदी। इसकी बात करें तो ये कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम, तो कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। ये कटंगा के पठार से बहती हुई ये क्या करती है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने का काम कौन करती है, तो ये करती है हमारी कांगो या जायरो नदी। ये आगे बहती हुई, इस पर एक जलप्रपात देखने को मिलता है। पहले वो देखने को मिलता है हमें कौन सा, एक तो स्टैनले जलप्रपात बना हुआ है और दूसरा लिविंगस्टन और स्टैनले दोनों किस पर देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं कांगो या जायरो नदी पर। आगे की ओर प्रवाहित होती हुई ये यहाँ पर के आकर के एक बंदरगाह स्थित है। इस बंदरगाह का नाम है मटाडी का बंदरगाह या मटाडी बंदरगाह। तो मटाडी बंदरगाह किस पर स्थित है, तो कांगो या जायरो नदी पर। ठीक है, अफ्रीका की मोस्ट नदी है कौन सी, कांगो या जायरो। कौन से फैक्ट याद रखने हैं, तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब पहले यही जान लेते हैं कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को पार करती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को और कौन सी मकर रेखा को पार करती है। तो देखते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा को जो काटने का काम करती है तो वो करती है कांगो। कौन सी, कांगो या
जायरे, जायरे नदी। फिर बात करते हैं हम, नीचे गई है मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा। इस मकर रेखा को काटने का काम करती है लिम्पोपो, कौन सी? लिम्पोपो। फिर तीसरी है हमारी कर्क रेखा, और कर्क रेखा को पार करने का काम करती है या काटने का काम करती है, वो करती है माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। तो याद रखना कौन सी है? माही, कांगो और लिम्पोपो। इनको याद कैसे रखें? तो माही का तो मैलिया, कांगो का कालिया और लिम्पोपो का लीलिया। तो याद रख सकते हैं इनको मकाली से। किससे? मकाली से। बस ये है कि आपको सीक्वेंस में लाइनें याद रखनी है कि सबसे पहले हमारी कर्क रेखा, सेकंड नंबर पर जो हमारी भूमध्य रेखा है उसको रखना है, और थर्ड नंबर पर हमारी मकर रेखा को रखना है। तो वापस कैसे याद रखेंगे? मकाली से। कैसे याद रखेंगे? मकाली से। तो मैं का ली, यानी कि कर्क रेखा को कौन सी काटेगी? माही। और कांगो या जायरो किसको काटेगी? भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो नदी किसको काटेगी? तो मकर रेखा को। किसको काटेगी? मकर रेखा को। तो ये तीनों नदियों के नाम आसानी से याद रख सकते हो। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं। कौन सी? कांगो और लिम्पोपो दोनों कहाँ मिलती हैं? तो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती हैं। और इसकी बात करें माही नदी की, तो माही नदी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। भारत के अंदर हमें कौन सी देखने को मिलती है? माही नदी। नाम लिख लो, कर्क, भूमध्य और मकर। तो कैसे याद रखेंगे इसको? तो मकाली से आप याद रख सकते हो। विश्व की एकमात्र नदी माही नदी जो कर्क रेखा को पार करती है, विश्व की एकमात्र नदी कांगो या जायरो जो भूमध्य रेखा को पार करती है, और लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को पार करती है। दोनों कहाँ पर हैं? अफ्रीका में। और हम बात करें माही नदी की जो कर्क रेखा को पार करती है, वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत के अंदर। भारत में भी देखा जाता है, तो जो पार करती है वो कहाँ पर करती है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं हम, सबसे पहले ये तीनों नदियों को हमने देख लिया। तो कांगो की बात कर ली, कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। लिविंगस्टन जलप्रपात बना हुआ है। दूसरा जलप्रपात देखने को मिलता है स्टैनले जलप्रपात। यहाँ एक बंदरगाह देखने को मिलता है, इसे मटाडी बंदरगाह कहा जाता है। तो ये तो किसकी हो गई? ये हो गई कांगो या जायरो की बात है। अब बात करते हैं इसकी, कौन सी नदी है ये? तो ये है नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। नाइजर नदी को हम तेल नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल नदी। तेल नदी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो नाइजर नदी को जाना जाता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र पूछा जाता है तो कहाँ पर देखने को मिलता है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। इस पर एक बांध बना हुआ है, कैंची बांध। कौन सा बांध? कैंची बांध। कैंची बांध किस पर देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमें किस पर? नाइजर नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो की बात कर ली हमने, ये क्या करती है? तो ये मकर रेखा को 2 बार पार करने का काम कौन सी करती है? तो ये लिम्पोपो नदी करती है। यहीं पर एक और नदी बहती है, इसको जानते हैं हम अरिका नदी के नाम से। किस नाम से? अरिका नदी के नाम से। वापस अफ्रीका की 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो कांगो या जायरो, कटंगा के पठार से उद्गम होता है। स्टैनले जलप्रपात, लिविंगस्टोन जलप्रपात और मटाडी बंदरगाह देखने को मिलता है। दूसरी नाइजर नदी जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरी देखिए लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार पार करने का काम करती है। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले कांगो या जायरो, कौन सी? कांगो या जायरे। कांगो या जायरो की बात करें तो ये क्या करती है? 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का काम करती है। 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने का काम कौन सी करती है? कर्क रेखा को पार करती है। तो पार कौन करती है? तो वो करती है हमारी कांगो या जायरो। इस पर देखे थे जलप्रपात, एक तो कौन सा था? लिविंगस्टोन जलप्रपात, और सेकंड था स्टैनले जलप्रपात। स्टैनले जलप्रपात। तो ये दोनों जलप्रपात किस पर बने हुए हैं? तो ये दोनों जलप्रपात कांगो या जायरो पर मिले हैं। इसकी बात करें उद्गम की तो कहाँ से निकलती है?
कटंगा के पठार से, किसके? कटंगा के पठार से। बात करें बंदरगाह देखने को मिलता है, बंदरगाह का नाम है मटाडी बंदरगाह। क्या नाम है? मटाडी का बंदरगाह है। तो ये तो बात किसकी हो गई? ये बातें हो गई हमारी कांगो या जायरो नदी की। क्या? 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। लिविंगस्टोन व स्टैनले जलप्रपात देखने को मिलता है। कटंगा का पठार स्थित है और मटाडी बंदरगाह स्थित है। किस नदी पर? तो यह है कांगो या जायरो नदी पर। आगे चलते हैं अब हम। आगे लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? तो लिम्पोपो की बात करें हम तो ये क्या करती है? ये मकर रेखा को 2 बार पार करने का काम करती है। कौन सी? लिम्पोपो। ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ये बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों में प्रवाहित होती है। कौन से? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों में प्रवाहित होती है और अंततः आकर के हिंद महासागर में विलय हो जाता है। किसमें? हिंद महासागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? हमने यहाँ से देखा था जो हमारा अफ्रीका था, अफ्रीका के यहाँ से इसका उद्गम हो रहा था और यहाँ से बहती हुई सबसे पहले बोत्सवाना में आती है, फिर जिम्बाब्वे में और फिर मोजाम्बिक में और फिर अंततः हमारे हिंद महासागर के अंदर विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं नाइजर नदी की। तो नाइजर नदी अफ्रीका के इस वाले पार्ट में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये नाइजीरिया के अंदर प्रवाहित होती है। इस पर कैंजी बांध बना हुआ है। मैंने बता दिया था पहले कौन सा बांध बना हुआ है, तो कैंजी बांध बना हुआ है। तेल नदी के नाम से जाना जाता है। इस पर कुछ शहर देखने को मिलते हैं और कुछ राजधानियां, जैसे माली की राजधानी है बेमको। माली देश है, उसकी राजधानी है बेमको। कौन सी? बेमको। तो बेमको किस पर देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमें किस पर? नाइजर नदी पर। आगे बात करें, यहाँ पर और भी शहर बने हुए हैं जिनमें से टुबकम। कौन सा? टुबकम शहर किस पर देखने को मिलता है? तो नाइजर नदी पर। और यहाँ पर नाइजीरिया की राजधानी है नियामी। नियामी क्या है? ये नाइजीरिया की राजधानी है। तो नाइजीरिया की राजधानी नियामी भी हमें इस पर देखने को मिलती है। किस पर? नाइजर नदी पर। वापस नाइजर नदी की बात करें तो नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इस पर नाइजीरिया की राजधानी नियामी स्थित है। वहीं माली की राजधानी कौन सी स्थित है? तो वो है बेमको स्थित है। एक शहर स्थित है टुबकम। इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कौन सी? नाइजर नदी। ठीक है, तो ये तो किसकी हो गई? अफ्रीका की। किसकी नदियाँ हो गई? अफ्रीका की। वापस अफ्रीका की नदियों में यहाँ देखा था हमने नाइजर नदी। नाइजर नदी के बारे में क्या जाना था? इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तेल नदी के नाम से कहा जाता है। और ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। आगे बात की थी इस पर जो माली की राजधानी है बेमको। माली की राजधानी बेमको स्थित है, बेमको। और इस पर एक शहर स्थित है, वो है टुबकम। कौन सा? टुबकम किस पर स्थित है? तो वो देखने को मिलता है हमें नाइजर नदी पर। इसके बाद में बात की थी हमने, यह भूमध्य रेखा को जो पार कर रही है कांगो या जायरो। इसका उद्गम कटंगा के पठार से होता है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक बंदरगाह है, मटाडी का बंदरगाह है। फिर यहाँ देखा था मकर रेखा को जो पार कर रही थी, इसको लिम्पोपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो क्या कर रही है? तो ये क्या करती है? ये मकर रेखा को 2 बार पार करने का काम करती है। तो यह इससे कौन कौन से फैक्ट बन रहे थे कि ये क्या करती है? 2 बार पार करती है। ये भी कांगो या जायरो भी क्या करती है? 2 बार। ये तो किसको करती है? तो भूमध्य रेखा को। और ये करती है मकर रेखा को। ठीक है, तो ये लिम्पोपो नदी है। यहीं पर एक और नदी देखने को मिलती है, अरिका। कौन सी? अरिका नदी। तो ये किसकी नदियाँ थी? तो ये थी हमारे अफ्रीका की। किसकी? अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ थी। आगे चलते हैं हम हमारे यूरोप की नदियों में। यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है यूरोप की, वो है डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब नदी। आगे बात करते हैं हम यूरोप के बारे में। तो यूरोप की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है डैन्यूब नदी। ठीक है, अब बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? तो यूके की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम
जिसमें हम इंग्लैंड और दक्षिणी वेल्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक नदी देखने को मिलती है, इस नदी का नाम है टेम्स नदी। कौन सी नदी? टेम्स नदी। कौन सी नदी? टेम्स नदी। कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो इंग्लैंड में। कहाँ प्रवाहित होती है? तो इंग्लैंड के अंदर। कौन सी नदी? टेम्स नदी। इस पर झरना ही बना हुआ है, टेम्स हेड झरना। कौन सा? टेम्स हेड झरना। जैसे ये हमारी नदी है, ठीक है, एक सेकंड, ऐसे प्रवाहित होती है ये ऐसे प्रवाहित होती है। यहाँ पर कौन सा झरना देखने को मिलता है? टेम्स हेड झरना देखने को मिलता है। ये कौन सी नदी है? तो ये है टेम्स नदी। इस पर एक शहर देखने को मिलता है, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को आप सभी जानते होंगे, यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो वो किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। और एक और शहर जो प्रमुख है, लंदन, ठीक है, वो लंदन भी किस नदी पर स्थित है? तो वो भी टेम्स नदी पर है। तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो ये थी टेम्स नदी। अब आगे चलते हैं हम दूसरी नदी को, ठीक है। यहाँ पर एक नदी देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम सैन नदी। किस नदी नाम से जानते हैं? तो सैन नदी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सैन नदी। और यहाँ एक इटली में देखने को मिलती है, पो नदी। पो नदी कहाँ की है? तो ये इटली की है। और सैन नदी की बात करें तो ये कहाँ की है? जर्मनी की। कहाँ की? कहाँ की है? जर्मनी की नदी है। यहाँ से एक और नदी देखने को मिलती है, डैन्यूब नदी। सॉरी, जर्मनी की नहीं है, फ्रांस की है। किसकी है? सैन नदी किसकी है? फ्रांस की। सैन नदी किसकी है? तो यह है फ्रांस की, ठीक है। और इसकी बात करते हैं हम किसकी? डैन्यूब की। तो डैन्यूब की नदी किसकी है? तो जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है। और जर्मनी से बहते हुए ये 5 देशों की राजधानियाँ इस पर स्थित हैं। किस पर? डैन्यूब नदी पर। उनको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो वापस टेम्स नदी इंग्लैंड के अंदर प्रवाहित होती है, ऑक्सफोर्ड और इंग्लैंड स्थित हैं। बात करें, सैन नदी फ्रांस के अंदर प्रवाहित होती है। और मेंजेनस नदी जो स्पेन के अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी? मेंजेनस नदी। पो नदी जो कि इटली की नदी है, और इटली की गंगा की कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। इटली की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पो नदी को। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से एक नदी निकलती है, और ये नदी का नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी पर यहाँ पर 5 देशों की राजधानियाँ इस पर स्थित है। तो अब हम उन राजधानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डैन्यूब नदी है। तो डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है। अब बिल्कुल एक एक शहर को हम अच्छे से जानते चलेंगे, और बिल्कुल ये क्रम के अनुसार बिल्कुल सही है। ये डैन्यूब नदी है, ये यहाँ से प्रवाहित होती हुई आ रही है, और लास्ट में आकर के कहाँ गिर जाएगी? तो काला सागर में, ब्लैक सी में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमें एक देखने को मिलता है, तो ये पहले तो इसका उद्गम लिख देते हैं हम। उद्गम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से हो जाता है। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना। क्या है? वियना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना स्थित है। सेकंड नंबर पर है हमारा स्लोवाकिया। कौन सा? स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया की राजधानी है यहाँ पर स्थित, वो है ब्राटिस्लावा। कौन सी है? ब्राटिस्लावा, ठीक है। थर्ड नंबर पर है हमारा हंगरी, ठीक है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कौन सी? तो बुडापेस्ट कहाँ स्थित है? बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट किस पर स्थित है? तो वो है हमारी कौन सी नदी पर? तो ये हमें डैन्यूब नदी पर। और किसकी राजधानी है? तो ये किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। फिर यहाँ पर सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी देखने को मिलती है हमें बेलग्रेड। कौन सी? बेलग्रेड।
बेलग्रेड किस पर स्थित है, तो ये भी डेन्यूब नदी पर है। तो ये इनकी, यहाँ पे इसको और आगे ही लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की कौन सी राजधानी है, वियना। स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की कौन सी है, बेलग्रेड, और लास्ट में है रोमानिया, कौन सा, और रोमानिया की है बुखारेस्ट, कौन सी, बुखारेस्ट। बुखारेस्ट। तो ये तो कौन सी नदी हो गई, ये हो गई हमारी कौन सी नदी, ये हो जाती है हमारी डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से उद्गम होता है और इस पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है। कौन सी स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ये हमारा पहला। सेकंड है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा भी डेन्यूब नदी पर स्थित है। थर्ड आते हैं हम हंगरी है, तो वो क्या कर रही है, पेस्ट खा रही है। तो हंगरी की राजधानी कौन सी हो गई, बुडापेस्ट, कौन सी हो गई, बुडापेस्ट। आगे बात करते हैं सर्बिया में क्या हो गई, बेलें, क्या हो गई, बेलें। तो सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड इस पर स्थित है। आगे रोमानिया, उसे रूम दे दिया, लेकिन रूम की वजह से क्या था, उसमें टेम्परेचर कम था, इसकी वजह से उसको सर्दी की वजह से क्या आ गया, बुखार आ गया। तो रोमानिया की राजधानी कौन सी स्थित है, बुखारेस्ट। वापस ऑस्ट्रिया वियना। स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, याद रख सकते हो, स्लोवाकिया लावा ब्राटिस्लावा, ठीक है। हंगरी थी तो इसने क्या कर लिया, पेस्ट। सर्बिया में क्या थी, बेलें। रोमानिया में क्या था, उसे ठंड लगी और क्या आ गया, बुखार आ गया। तो ये पांचों राजधानियाँ किस पर स्थित हैं, तो डेन्यूब नदी पर है। इनका क्रम भी बिल्कुल सेम है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, फोर्थ है सर्बिया और फिफ्थ है हमारा रोमानिया। कौन सा, रोमानिया। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी, तो डेन्यूब नदी। आगे बात करते हैं हम पो नदी। कौन सी नदी, पो नदी। तो पो नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है आल्प्स पर्वत से। किसके पर्वत से, आल्प्स पर्वत से। आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस और इटली की सीमा पर, ठीक है। आल्प्स पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है और ये ट्यूरिन नगर इस पर बसा हुआ है। कौन सा नगर बसा हुआ है, ट्यूरिन नगर, ठीक है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इटली की गंगा। इटली की महत्वपूर्ण नदी है तो वो कौन सी नदी है, तो वो है पो नदी। कौन सी नदी, पो नदी। और इसे अंततः कहाँ गिर जाती है, तो एड्रियाटिक सागर में। किसमें, एड्रियाटिक सागर में आकर के विलुप्त हो जाती है या मिल जाती है। कौन सी नदी, तो पो नदी। पो नदी की बात करें तो ये आल्प्स पर्वत जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इटली की महत्वपूर्ण नदी है, इटली की गंगा के नाम से जानी जाती है और इस पर एक नगर देखने को मिलता है, ट्यूरिन नगर। और ये एड्रियाटिक सागर में आकर के क्या हो जाता है इसका, ये एड्रियाटिक सागर में आकर के विलुप्त या दूसरी एड्रियाटिक सागर में आकर के मिल जाती है। आगे बात करते हैं सेन नदी की। किसकी, सेन नदी। तो सेन नदी है वो है फ्रांस की नदी। कौन सी, कहाँ की नदी है, तो फ्रांस की महत्वपूर्ण नदी है और मैसिव सेंट्रल पठार से इसका उद्गम होता है। देखिए फ्रांस, तो ये फ्रांस का जो सेंट्रल मैसिव पठार है, सेंट्रल मैसिव पठार, तो सेंट्रल मैसिव पठार से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और सेंट्रल मैसिव पठार से उद्गम होने के बाद में ये बहती हुई कहाँ पर आ जाती है, तो ये एड्रियाटिक सागर में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, एड्रियाटिक सागर में। एड्रियाटिक सागर में आकर के मिल जाती है। इस पर एक नगर देखने को मिलता है, वो है पेरिस। फ्रांस का एक शहर है, कौन सा, पेरिस, ठीक है। वापस बात करें, सेन नदी का उद्गम स्थल हमारी फ्रांस की है, ये महत्वपूर्ण नदी है और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो सेंट्रल मैसिव पठार से इसका उद्गम होता है। इस पर एक शहर बसा हुआ है, पेरिस शहर, और अंततः आकर के ये किस में मिल जाती है, तो एड्रियाटिक महासागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं टेम्स नदी की। किसकी,
तो इसके उद्गम की बात करें तो टेम्स हेड का जो झरना है, टेम्स हेड के झरने से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। वापस ये उत्तरी सागर में विलय होती है। किस सागर में मिल जाती है, तो उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर में आकर के मिल जाती है। इस पर ऑक्सफोर्ड व लंदन स्थित है। हमने बात कर ली थी ये कहाँ की स्थित है, तो ये इंग्लैंड की महत्वपूर्ण नदी थी। किसकी, इंग्लैंड की महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी थी, टेम्स नदी। वापस टेम्स नदी को जान लेते हैं। जैसे ये हमारा इंग्लैंड है, इस पर ऑक्सफोर्ड और लंदन स्थित हैं। ऑक्सफोर्ड और लंदन, ऑक्सफोर्ड और लंदन किस नदी पर स्थित हैं, तो ये है टेम्स हेड पर, टेम्स हेड। और यहाँ बात करें किस झरने से उनका उसका उद्गम होता है, तो टेम्स हेड झरने से। किस हेड से, झरने से, टेम्स हेड झरने से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये तो थी कौन सी, टेम्स हेड नदी। तो इस पर ये और अंततः कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो उत्तरी सागर में। मेंजिनस नदी, कौन सी नदी, मेंजिनस नदी। हमने देखा था स्पेन में, कहाँ पर, स्पेन के अंदर एक नदी थी, ये है मेंजिनस नदी। स्पेन देश में कैसे, मैसोटा के पठार से, ये मैसोटा का पठार, मैसोटा के पठार से उद्गम होता है किसका, मेंजिनस नदी का। और मैड्रिड इसकी राजधानी, मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, वो उस पर स्थित है, मैड्रिड स्थित है। और अंततः कहाँ कर जाकर के मिल जाती है, अटलांटिक महासागर में। वापस मेंजिनस नदी स्पेन की महत्वपूर्ण नदी है, यह स्पेन के अंदर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो मैसोटा के पठार से इसका उद्गम होता है। मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है वो इस पर स्थित है। और अंततः आकर के ये अटलांटिक महासागर में विलय हो जाती है। आगे बात करते हैं हम ऑडर नदी की। किस नदी की, ऑडर नदी की। ये जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर, जो जर्मनी है और जो पोलैंड है उसकी सीमा पर बनाते हुए ये बाल्टिक सागर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है, तो बाल्टिक सागर के अंदर गिर जाती है। कौन सी नदी, ऑडर नदी। तो वापस ऑडर नदी किस पे है, जर्मनी और पोलैंड की सीमा पर। ठीक है, और ये बाल्टिक सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं हम जर्मनी की एक और महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। ठीक है, और राइन नदी से क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और राइन नदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही अच्छे फैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। बात करें विश्व की व्यस्ततम नदी, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी पूछी जाती है तो वो कौन सी नदी है, राइन नदी। स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत से उद्गम होता है, ये स्विट्ज़रलैंड का आल्प्स पर्वत। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है और अंततः आकर के ये उत्तरी सागर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, उत्तरी सागर में। पहली बात क्या है, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, विजी रिवर है। कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी नदी, राइन नदी। आगे बात करें बेसेल स्विट्ज़रलैंड का शहर, कोलोन जर्मनी का शहर, स्ट्रासबर्ग फ्रांस का शहर, डसेलडॉर्फ जर्मनी का शहर, रोटरडम और हॉलैंड नीदरलैंड के शहर, रोटरडम हॉलैंड या नीदरलैंड का शहर, बॉन जर्मनी का शहर इसके किनारे स्थित हैं। कौन से, तो पहले इस पर बेसेल स्थित स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, सेकंड है स्ट्रासबर्ग कहाँ का, तो फ्रांस का, कोलोन डसेलडॉर्फ और रोटरडम, कोलोन और डसेलडॉर्फ दोनों कहाँ के, जर्मनी के, और बोन भी किसका है, जर्मनी का, रोटरडम हॉलैंड का। ठीक है, तो इस पर स्थित हैं। ठीक है, लिख ही लेते हैं आप ताकि नदी से मैप बना करके आप इसे और आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करें हम किसकी, तो बेसेल की। किसकी, बेसेल। बेसेल कहाँ का है, तो बेसेल है स्विट्ज़रलैंड का। कहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, सेकंड शहर देखने को मिलता है इस पर हमें कौन सा देखने को मिलता है, स्ट्रासबर्ग। कौन सा, स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग की बात करें तो ये कहाँ का है, तो ये है फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। आगे बात करें डसेलडॉर्फ, डसेलडॉर्फ और कोलोन और किसकी, तो बोन की, कोलोन डसेलडॉर्फ
डसेल्डॉर्फ और बॉन, ये तीनों कहाँ के हैं? तो ये तीनों जर्मनी के हैं। लास्ट में एक और देखने को मिलता है रोटरडर्म। कौन सा? रोटरडर्म। रोटरडर्म कहाँ का है? तो ये जर्मनी या पोलैंड का है। और रूर जो इसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी है? रूर। रूर को हम क्या कह देते हैं? तो कोयला नदी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोयला नदी कह देते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक कोयला लाने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? रूर नदी। और रूर किसकी सहायक नदी है? तो वो है राइन की। जब इसमें कोयला की मात्रा अधिक है, इसी वजह से ये नदी निरंतर रातों दिन आवागमन का साधन या आवागमन का माध्यम बनी रहती है। इसी वजह से क्या है, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदियों में गिनी जाती है। तो कौन सी नदी गिनी जाती है? राइन नदी। राइन की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी है? रूर नदी। इस पर डसेल्डॉर्फ और हमारा कौन सा? बेसेल, रोटरडर्म, कोलोन, स्ट्रासबर्ग और बॉन, ये सब शहर इस पर बसे हुए हैं। किस पर? तो ये बसे हैं राइन नदी पर। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? राइन नदी की। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम नदियों में गिनी जाती है। आगे करते हैं विस्तुल्ला नदी। कौन सी? विस्तुल्ला नदी। ये पोलैंड की प्रमुख नदी है। पोलैंड की प्रमुख नदी है कौन सी? विस्तुल्ला नदी। बरानिया गोरा पर्वत से इसका उद्गम होता है। जो बरानिया गोरा पर्वत है, बरानिया गोरा पर्वत से इसका उद्गम होता है। और वर्सा जो कि पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड में वर्सा। तो क्या याद रखना है? पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो वो है वर्सा। इसके उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? तो बरानिया गोरा पर्वत से। बरानिया गोरा पर्वत से। बरानिया गोरा पर्वत से किसका उद्गम होता है? तो विस्तुल्ला नदी का। बाल्टिक सागर में विलय हो जाती है, अंततः आकर के कहाँ गिर जाती है? तो बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में आकर के गिर जाती है। आगे बात करते हैं हम किसकी? एल्ब नदी। एल्ब नदी जो चेक गणराज्य के क्रोकोनस पर्वत है। चेक गणराज्य का कौन सा पर्वत है? तो क्रोकोनस। क्रोकोनस पर्वत से इसका उद्गम होता है। और ड्रेसडेन, हेम्बर्रा नगर इस पर स्थित है। ड्रेसडेन और हेम्बर्रा नगर स्थित है किस पर? तो एल्ब नदी पर। वापस विस्तुल्ला नदी पोलैंड की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो बरानिया गोरा पर्वत से इसका उद्गम होता है। और राजधानी पोलैंड की जो वर्षा है वो इस पर स्थित है। बाल्टिक सागर में ये अंततः विलय हो जाती है। एल्ब नदी की बात करें तो जो चेक गणराज्य है इसके क्रोकोनस पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इस पर ड्रेसडेन और हेम्बर्रा नगर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं वेसर नदी की। किसकी? वेसर नदी। जर्मनी की ये नदी बेरा व फाल्डा नदियों से निर्माण होता है। एक बेरा है और एक फाल्डा नदी, दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? तो वेसर नदी। कौन कौन सी नदियाँ? बेरा और फाल्डा, ये दोनों क्या बना देती हैं? तो ये दोनों निर्माण करती हैं किसका? वेसर नदी का। वेसर नदी के किनारे पर एक शहर स्थित है, ब्रेमेन। कौन सा? ब्रेमेन। और ये अंततः कहाँ पर गिर जाती है? उत्तरी सागर में। वापस बेरा और फाल्डा नदियों के संगम से एक नदी का निर्माण होता है, उसे वेसर के नाम से जाना जाता है। ब्रेमेन शहर इस पर स्थित है और अंततः उत्तरी सागर में आकर के ये विलय हो जाती है। कौन सी नदी? तो ये है हमारी कौन सी? वेसर नदी। आगे बात करते हैं तो ये हमारी किसकी? यूरोप की नदियाँ हो जाती हैं। अभी तक हमने किसकी कर ली? एशिया की पढ़ दी, अफ्रीका की पढ़ दी और यूरोप की। अब सिर्फ छोटी छोटी नदियाँ रह जाती हैं, क्योंकि एशिया और यूरोप में सर्वाधिक नदियाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की, क्योंकि हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पर तो कोई नदियाँ देखने को नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो ही नदियाँ हैं, मर्रे और डार्लिंग। तो डार्लिंग कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अपनी डार्लिंग नहीं है, डार्लिंग नदी का नाम है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की जो नदी है, एक है मिसौरी। कौन सी? मिसौरी। कौन सी नदी है? और एक है मिसिसिपी। कौन सी है? मिसिसिपी। तो इन दोनों को क्या कह देते हैं हम संयुक्त रूप से? मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी कह देते हैं? मिसिसिपी मिसौरी नदी। कहाँ की है? तो यह है नॉर्थ अमेरिका की। बात करें यहाँ पर हमें एक नदी देखने को मिलती है हमारे यहाँ पर, जो अलास्का और जो हमारा कनाडा वाला क्षेत्र है
उसमें उसमें देखने को मिलती है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। तो आगे बात करें, यहाँ पर एक और नदी प्रवाहित होती है, इसका नाम है कोलोराडो की नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। यहाँ एक और नदी देखने को मिलती है, रियो ग्रांडो नदी। मिसिसिपी से एक फैक्ट बनता है कि जो वर्ल्ड फूड का निर्माण करने वाली नदी है, बर्ड फूड का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो क्या करती है? बर्ड फूड का निर्माण करती है, यानी कि इसको पक्षीपात बोलते हैं, पक्षीपात डेल्टा। पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो करती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मैकेंजी नदी की बात करें तो ये कनाडा के अंदर प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? तो कनाडा के अंदर। ये रियो ग्रांडो हमारा जो यूएसए है और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? तो ये रियो ग्रांडो। अब एक एक नदी को और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। बात करें हम किसकी? बात करते हैं हम किस नदी की? तो वो बात कर रहे हैं हम मिसिसिपी मिसौरी नदी की। अब बात करें इसका उद्गम स्थल की, तो इसका उद्गम स्थल होता है इटास्का झील से। किस झील से? इटास्का झील से। सेंट लुइस पर संगम है, ठीक है। तो ये एक नदी और दूसरी नदी, तो ये सेंट लुइस पर आकर क्या हो जाता है? इसका संगम हो जाता है। पक्षी के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? पक्षी के जो पंजा होता है, पक्षी के पंजा के डेल्टाओं का निर्माण करती है। सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है, सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी कौन सी है? तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। सेंट लुइस को हम विश्व की मक्का मंडी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की मक्का मंडी। विश्व की मक्का मंडी कौन सी है? तो सेंट लुइस है। कौन सी है? सेंट लुइस। और सेंट लुइस पर मिसिसिपी और मिसौरी, ये वाली मिसौरी और ये मिसिसिपी, इन दोनों का संगम हो जाता है। अंततः ये बहते हुए पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती हैं। सर्वाधिक जलवायु वाली नदी है। रियो ग्रांडो की बात करें तो जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला से एल्बर्ट चोटी से इसका उद्गम होता है। रॉकीज पर्वत याद रखना है, एल्बर्ट पर्वत चोटी किस में है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज पर्वत का जो कौन सा है? एल्बर्ट चोटी, इससे किसका उद्गम है? तो रियो ग्रांडो का। आगे बात करते हैं कोलोराडो। कोलोराडो से फैक्ट्स बनते हैं कि कोलोराडो ला पोरोसो झील से इसका उद्गम होता है। किससे? ला पोरोसो झील से इसका उद्गम होता है। रॉकीज पर्वत प्रवाहित होकर के कैलिफोर्निया घाटी में जाती है। ये रॉकीज पर्वत से प्रवाहित होकर के कैलिफोर्निया की घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। ये झील है, ये रॉकीज पर्वत से प्रवाहित होकर क्या होता है? ये तो ये कैलिफोर्निया की घाटी में जाती है। आई आकार का कटाव करती है। ये कटाव कैसे करते हैं? आई आकार का कटाव करती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना हुआ है? कोलोराडो पर। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन किस पर बना हुआ है? कोलोराडो पर। कैसे कैनियन? कैसे? कोलोराडो। हूवर बांध का निर्माण, इस पर एक बांध बनाया गया है, हूवर बांध। वापिस कोलोराडो नदी ला परोसो झील से इसका उद्गम होता है। ला परोसो झील से इसका उद्गम होता है, रॉकीज पर्वत में प्रवाहित होकर कैलिफोर्निया की घाटी में जाती है। आई आकार का कटाव करती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन आई जो कटाव है कैनियन करती है, आई प्रकार का तो कटाव करती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ग्रैंड कैनियन। और ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो वो है कोलोराडो पर। और इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? तो हूवर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? हूवर बांध। आगे बात करते हैं युकाटन। तो युकाटन की बात करें तो ये कनाडा, ये यूएसए, ये मैक्सिको, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र अलास्का का आ जाता है।
ये क्षेत्र अलास्का का, ये भी किसका भाग है, तो ये यूएसए का भाग है, ठीक है। तो ये कनाडा, तो ये क्या है, यूकाटन नदी कनाडा की नदी है और बेरिंग सागर में गिरती है, यूकाटन नदी। तो यूकाटन नदी कहाँ की है, तो ये कनाडा की नदी है और बेरिंग महासागर में गिरती है। तो ये तो हो गई किसकी नदी, तो ये हो गई हमारी उत्तरी अमेरिका की। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में 2-3 नदियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो कैनेडी नदी, हालांकि नदियाँ बहुत सारी हैं लेकिन महत्वपूर्ण नदियों की ही हम चर्चा कर रहे हैं। एक अमेजन नदी और एक ओरोनिको नदी। तो याद रखना, कैनेडी, ओरोनिको और अमेजन नदी कहाँ पर स्थित हैं, तो तीनों की तीनों कहाँ स्थित हैं, तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। बात करें अमेजन की, किसकी, अमेजन। तो अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लेकिन किस में है, तो ये अफवा क्षेत्र में नदी, अफवा क्षेत्र के आधार पर, किस पर, अफवा क्षेत्र के आधार पर, अफवा क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी, ठीक है। आगे, अमेजन वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, किसके आधार पर, तो ये है अफवा क्षेत्र के आधार पर। और विश्व की सेकंड बड़ी नदी है, पहली है नील नदी, कौन सी है, पहली नील नदी, नील नदी, कौन सी नदी है, तो ये नील नदी है। आगे बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक सहायक नदियों वाली, इसकी है क्या है, ये विश्व की सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। तभी तो ये विश्व की सबसे बड़ी बहाव क्षेत्र की या बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है। कहा जाता है अमेजन नदी में तकरीबन 1200 नदियाँ संगम करती हैं। कितनी नदियाँ, 1200 नदियाँ आकर के इसके अंदर समाहित होती हैं, किसमें, अमेजन में। तो विश्व का सबसे अधिक बहाव क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी, विश्व की सेकंड बड़ी नदी है, ठीक है। ये एंडीज पर्वत से इसका उद्गम है। इसका उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है, तो एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, अटलांटिक महासागर में विलय हो जाता है। विषुवतीय वर्षावन शैलवास में प्रवाहित होती है। यहाँ पर विषुवतीय वर्षावन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ये प्रवाहित होती है। इन्हें हम क्या कह देते हैं, शैलवास। दक्षिणी में क्या कह देते हैं, शैलवास। भाई हम उत्तरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के अंदर इनको कह दिया जाता है प्रेरीज, घास के मैदान, प्रेरीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो बेल्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो शैलवास कहाँ कहा दिया जाता है, तो इनको कह दिया जाता है हमारी किसके अंदर, दक्षिणी अमेरिका में। ये भूमध्य सागरीय विषुवतीय रेखीय जो वर्षावन है उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो शैलवास के नाम से जानते हैं। ये शैलवास के वनों में प्रवाहित होकर के अंततः कहाँ चली जाती है, तो अंततः ये अटलांटिक महासागर में चली जाती है। बात करें यहाँ पर सांप की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें एनाकोंडा, एनाकोंडा जो कि बहुत ही विशाल सर्प है और खतरनाक जहरीला है, वो भी कहाँ देखने को मिलता है, तो शैलवास वर्षा वनों में। वापिस विश्व की सेकंड बड़ी नदी है, अफवा क्षेत्र के आधार पर पहली नदी है, विश्व की सेकंड लंबी नदी है। ये विश्व की सबसे अधिक सहायक नदियों वाली, तकरीबन कितनी, 1200 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करें तो इसका जो एंडीज पर्वत है उसके यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये अटलांटिक महासागर में चली जाती है। ये विषुवतीय वर्षावन जिन्हें शैलवास के नाम से जानते हैं उनके अंदर प्रवाहित होती है। यहाँ पर एनाकोंडा सांप देखने को मिलता है। कौन सा, एनाकोंडा। आगे बात करते हैं ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी है ये वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, सहायक नदी है कैरो, ठीक है। बात करें ओरोनिको, ओरोनिको की सहायक नदी कौन सी है, तो कैरो। कैरो क्यों, कैरो पर एक सांटो जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, साल्टो जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है, तो कैरो नदी पर। ये वाली नदी कौन सी है, तो ओरोनिको। तो ओरोनिको कहाँ की नदी है प्रमुख, तो ये वेनेजुएला की, कहाँ की, वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है, ओरोनिको। ओरोनिको की सहायक नदी कौन सी है, तो कैरो नदी। इस पर साल्टो जलप्रपात बना हुआ है।
आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट्स जो इनसे पूछे जाते हैं, जैसे नदियाँ दे दी जाती हैं और इसके किनारे पर कौन सा नगर स्थित है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो बात करें काठमांडू की, तो काठमांडू जो स्थित है बागमती नदी के किनारे है, बागमती नदी के किनारे है। डंडी यूके का शहर है, डंडी औद्योगिक प्रदेश भी है, ये टे नदी के किनारे है। किस पर? टे नदी के। लीटारवे और पर्थ ऑस्ट्रेलिया का स्वान नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को जो रूस का शहर है, मॉस्कवा नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो जो जापान का शहर है, वो शुमीदा नदी के किनारे स्थित है। ग्लास्गो जो कि यूके का क्षेत्र है, ये क्लाइड नदी के किनारे स्थित है। शुमीदा को अराकोवा भी कहा जाता है। बगदाद जो इराक की राजधानी है, टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। मोसुल जो इराक का शहर है, टाइग्रिस के स्थित वापस इराक की राजधानी बगदाद, टाइग्रिस नदी पर। इराक का शहर मोसुल किस नदी पर है? टाइग्रिस नदी पर। मॉस्को रूस का शहर किस पर स्थित है? मॉस्कवा नदी पर। लीटारवे जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया है, वो स्वान नदी पर है। डंडी यूके का है और टे नदी स्थित है। काठमांडू बागमती नदी पर स्थित है। टोक्यो जापान का किस पर स्थित है? तो सुमीदा नदी पर है। ग्लास्गो किस पर स्थित है? तो ग्लास्गो यूके का क्षेत्र है या यूके का शहर है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये क्लाइड नदी पर। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया किसकी, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें दो ही नदियाँ पढ़नी हैं, वो है मर्रे और डार्लिंग। कौन सी? मर्रे और डार्लिंग। इनकी बात करें उद्गम स्थल की, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। यहाँ से एक धारा निकलती है, इसको मर्रे के नाम से जानते हैं, दूसरी धारा निकलती है, इसे डार्लिंग के नाम से जानते हैं। ये दोनों धाराएं आपस में प्रवाहित होकर के एक हो जाती हैं, और ये जो एनकाउंटर की खाड़ी है, एनकाउंटर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। कौन सी नदी? तो मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे और डार्लिंग नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जानते हैं। माउंट कोसियुस्को इसकी महत्वपूर्ण चोटी है, ये मर्रे, ये डार्लिंग। ठीक है, ये एनकाउंटर की खाड़ी में चली जाती हैं। ये कौन सी है? मर्रे और ये डार्लिंग। इनके बीच जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं डाउन्स घास भूमि। किस नाम से जानते हैं? तो डाउन्स घास भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ। और हमें अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी नदी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तक तो क्या है, हमें ये इस पर बर्फ़ देखने को मिलती है। सतह से 1.5 किलोमीटर पर सतह देखने को मिलती है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियाँ थी। हमने सभी महाद्वीपों की नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से आज के लिए सिर्फ इतना ही। रिवीजन किसी और क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।